नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 19 जुलाई के करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, यूपीएससी और ईपीएफओ के हमारे जो है कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज के पेड ग्रुप चालू हैं। आप लोगों को ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696060608 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। देखिए, हमारे जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें हम इंस्टाग्राम पे पेड पीडीएफ की पिक्स भी प्रोवाइड करते हैं फ्री में। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज और आपका टेलीग्राम पे अगर आप जाओ तो आप वहाँ सर्च कर सकते हो ओनली करंट अफेयर, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ओनली यूपीएससी। ठीक, ये सारे ग्रुप जो है फ्री हैं। यहाँ पे मटेरियल आप लोग को और अपडेट लगातार मिलते रहते हैं। हमारे जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो टॉपिक्स आज के इंपॉर्टेंट हैं, देखिए पहला है उमंग ऐप, ठीक, जिसमें एक पूरा एक ऐप बना दिया है। इसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है कई से उनकी जो भी ई गवर्नेंस वाली सेवाएं उनको प्रोवाइड किया था, उसमें मैप सर्विसेज भी जोड़ दी गई हैं, मानचित्र की सेवाएं। ठीक, और अभी जो हमारा आरक्षण होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, उसके बारे में जानेंगे क्यों न्यूज़ में है, क्या चीज़ है ये। अगला है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक, इसके बारे में जानेंगे। उड़ान स्कीम क्या है, उड़े देश का आम नागरिक वाला। किसान सारथी क्या है, और एक एक्स्ट्रा टॉपिक है इसमें हबल स्कोप का। ठीक, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कुछ और जानकारी इसमें लेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ है, उमंग ऐप एक ऐसी ऐप है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट, केंद्र और राज्यों की सरकारें जो हैं वो अपने अपने यहाँ जो स्कीम्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनका जो है एक कंप्लीट एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया जिसका नाम है उमंग। ठीक, उस उमंग ऐप में अब क्या है कि मानचित्र की सेवाएं भी जोड़ दी गई हैं, मैप सर्विसेज। तो मान लीजिए जैसे आप मान लीजिए किसी जगह पे खड़े हैं, ठीक, अब आपको जो है वहाँ पर क्या है कि आधार का नंबर बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है। तो आप यहाँ पे जो है आपने मोबाइल खोला, उमंग ऐप खोली और उसमें आपने देखा, सर्च किया तो वो बता देगा ये आधार कार्ड बनाने वाली जो जगह है, यहाँ पे आप जाओ, किस डायरेक्शन से जाना होगा। जैसे हम लोग जीपीएस में ढूंढते हैं ना किसी लोकेशन को, सेम वैसे ही हो जाएगा। ठीक, आप जो है कितना मतलब किस किस डायरेक्शन से जाना है, कितना दूरी है, ये सब कुछ आपको अब जो है इसके जरिए मैप सेवाएं जुड़ने के बाद से अब मिल जाएंगे करेगी। मैप माई इंडिया करके जो है उसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो है एग्रीमेंट किया है और उमंग ऐप पे इसको डाल दिया। इसी तरीके से आप जो भी सेवाएं हैं, ठीक, पासपोर्ट बनवाना है तो उसका आप ढूंढो और उसमें जो है जो आसपास जो उसका भी केंद्र होगा वहाँ पे आपको जो है मैप की पूरी जानकारी के द्वारा कितना दूरी, कैसे कैसे जाना है, लेफ्ट राइट, सब कुछ बता देगा। ये है यहाँ पे इस चीज़ का जो है पूरा जो इसमें जोड़ा जाएगा, काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। अब इसमें जो है आप क्या क्या ढूंढ सकते हो, गवर्नमेंट की फैसिलिटी जो भी है, राशन शॉप हो गया, ईएसआईसी का जो है आपका हॉस्पिटल हो गया, कुछ भी ढूंढो। ठीक, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को काफ़ी बड़ा जो है इसमें फ़ायदा होने वाला है और जो थीम है हमारी आत्मनिर्भर भारत की, उसको भी काफ़ी ज़्यादा जो है मजबूती मिलेगी। ठीक, मैप सर्विसेज आने के बाद में मैप माई इंडिया जो है उसके साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करी गई है। मंडी कहाँ पे है, ब्लड बैंक कहाँ पे है, सब कुछ ढूंढो और आपको जो है वॉइस मैसेज की तरीके से भी वो जो होती है ना जीपीएस में लड़की कि टर्न राइट आफ्टर 500 किलोमीटर्स ऐसे करके जो बोलती है, उसको जो है वो भी आपको उस तरीके से भी नेविगेशन यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। विलेज और स्ट्रीट हर व्यू उसमें मिलेगा आपको। मेरा राशन आपका जो है ई नाम, मतलब मंडी जो है, दामनी लाइटिंग अलर्ट्स भी देने, सब कुछ इसी से ही। ठीक, आपका जो है पुलिस स्टेशन कहाँ पे, वो एनसीआरबी के जो डाटा है उससे भी मिल सकता है। उमंग का देखिए फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन न्यू एज गवर्नेंस। ठीक, आपका प्रधानमंत्री जी ने इसको 2017 में लॉन्च किया था। ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है आपका इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का। मोबाइल की गवर्नेंस जो है, ठीक, उसको बढ़ाने की बात करी जा रही है। अच्छा, आप लोग को ये बताइए कि जैम ट्रिनिटी क्या होता है, कई बार इसकी बात करी जाती है जैम ट्रिनिटी। उसमें मोबाइल जो गवर्नेंस है, मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी है उसको जोड़ा जाता है। बाकी जे और ए क्या है,
ठीक। और इसमें अगला है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उमंग ऐप पे एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, यूनिफाइड है, सारे एक ही जगह आ गए, एकीकृत हो गया, सिक्योर भी है, मल्टी चैनल, मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टीलिंगुअल, कई सारी लैंग्वेज में भी है और मल्टी सर्विसेज भी प्रोवाइड करी जाती हैं। ठीक, ये हो गया पहला टॉपिक। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की आरक्षण से। अब देखिए हुआ क्या कि सरकार ने एक नया जो है संशोधन किया, हमारे संविधान में संशोधन था 103वां, ठीक, 103rd था संशोधन। और अच्छा पहले बताया तो 104 जो है किससे संबंधित है, आपका आंग्ल भारतीय जो थे उनका तो रिजर्वेशन जो होता था नॉमिनेशन के थ्रू आपका लोकसभा में, और राज्यों के विधानसभाओं में वो तो कर दिया गया खारिज, पहली चीज। और साथ ही साथ जो हमारे SC ST भाई बहन है उनको जो है उनका जो रिजर्वेशन है वो 10 साल और बढ़ा दिया गया है। ठीक, ये वाली बात होगी। कौन से आर्टिकल में संशोधन किया गया ये आप लोग बताना, 334 या 335, पूरी हिंट के साथ दे रहा हूं आज को, आप लोग चाहे वहां जाके पहुंचो और देखो, सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। 103rd जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया अमेंडमेंट, उसमें जो है ये किया गया कि भैया जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, किसमें, जनरल कैटेगरी में। ठीक, देखिए क्या 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 कैटेगरी बनी हुई है, एक तो देखिए जनरल कैटेगरी हो गया, फिर SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया। ठीक, तो OBC और इन सबको मिला के और आपका डिसेबिलिटी भी इसमें अगर जोड़ लो तो करीबन जो है 50% के आसपास बनता है। ठीक, अब जो बचा 50% जिसमें जनरल कैटेगरी वाले होते हैं, उस जनरल कैटेगरी में भी एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन करते हुए 10% उन लोगों को जो इकोनॉमिकली वीक है। ठीक, उसके क्राइटेरिया दे रखे हैं, 8 लाख से कम होना चाहिए, आपके पास रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होना चाहिए, बताऊंगा विस्तार से। तो वो अगर आपके पास नहीं तो इस जनरल के 50% में से 10% सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिलेगा। ये है कहानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, जो कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के द्वारा लाया गया। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश ने क्या किया है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। उन्होंने कहा है कि ईडब्ल्यूएस जो है 10% जो है आपका गवर्नमेंट की जो भी रिक्रूटमेंट होंगे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, सार्वजनिक आपका रोजगार में हो, या फिर एजुकेशनल शैक्षिक संस्थानों में हो, दोनों ही जगह दिया जाएगा। 103rd 2019 में आया था, स्टेट ने भी इसको लागू कर रहे हैं। पीपुल जो अब वही जो मैंने बताया कि जिनकी 8 लाख से जो है फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है, ठीक, उनको मिलेगा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार शैक्षिक जो है संस्थानों में। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश ने क्या कहा है कि जो भी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ठीक, तहसीलदारों को बोल दिया है कि आप लोग इनको OBC का सर्टिफिकेट दे दो, और ताकि उस कैटेगरी में जाके वो जो है अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही, जनरल में ही अपना आरक्षण लेंगे, OBC वाले से नहीं लेंगे, ध्यान रखना। ठीक, तो इन्होंने ये क्यों किया है, बस वही है कि पुअर पीपल जो हैं सोसाइटी के, अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के, तो उनको जो है बेनिफिट पहुंचना चाहिए स्कीम्स का, ये सारी बात है। ठीक, और प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी उनका डिसीजन जो लिया गया था इसके रिगार्डिंग, जैसे कापू कोटा एक सिस्टम लाया गया था, उससे ईडब्ल्यूएस वाला जो कोटा का सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स बना दिया गया था। अब जो है जटिल नहीं रह गया ये सिस्टम, अब ठीक कर दिया इन्होंने। ईडब्ल्यूएस को जो है पहुंचाना है अगर फायदा तो सिंप्लीफाई कर दिया है गवर्नमेंट ने, बस ये वाली बात है। ठीक, कैसे सिंप्लीफाई किया उन्होंने, जो मोस्ट स्पेसिफिकेशन प्रिस्क्राइब थे केंद्र के द्वारा दिए गए थे उसको हटा दिया, और उस जो सिंपल चीज़ें उसको लेके ईडब्ल्यूएस कोटा पहुंचाना है वो ज़्यादा जरूरी है। ठीक, और इसमें देखिए 10% जो है आपका ईडब्ल्यूएस कोटा होता है, और इसमें अप एंड अबव कर दिया कापू कमेटी को। अभी भी जो 5% कोटा है उसके ऊपर से आपको 10% का भी जो है ईडब्ल्यूएस का कोटा मिलेगा, ये अब जो है इन्होंने बता दिया। ठीक, और इसमें यह भी कहा गया है कि जो 10% में जो महिलाएं होंगी, उस 10% का मतलब 1/3 जो है आपका वो, सॉरी, जो 10% टोटल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होंगे, मान लीजिए 100 हुए, ठीक, 100 जो है नंबर की बात हो रही है, यहाँ 10% परसेंटेज की बात हो रही है। मान लीजिए ये 100 था, तो 100 में से जो है 33 जो है करीबन आपकी महिलाएं होंगी ही होंगी। ठीक, इसमें से कौन लोग जो है एक्सक्लूड हो जाते हैं, बाहर रखे जाते हैं, जिनकी जो है 8 लाख से ज़्यादा जो है फैमिली की इनकम है, जिनके पास 5 या उससे ज़्यादा जो है ज़मीन है, कृषि ज़मीन है, ध्यान रखना, रेसिडेंशियल फ्लैट जो है आवासीय फ्लैट जो है 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर है, या फिर रेसिडेंशियल प्लॉट, ठीक, आपका जो है भूखंड जो है रेसिडेंशियल भूखंड जो है आवासीय वो 100 स्क्वायर यार्ड से ऊपर है, तो वो लोग जो है आपका ईडब्ल्यूएस के बेनिफिट का लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अभी क्या हुआ है कि हमारे जो जल शक्ति मंत्रालय हैं उन्होंने नए प्रोजेक्ट निकाले हैं
ताकि जो ये है हमारी 6 पोल्यूटेड स्ट्रेचेस हैं रिवर्स के, उत्तराखंड में जो रिवर हैं जो काफ़ी पोल्यूटेड हो गई हैं, प्रदूषित हो गई हैं, तो उनको रीजेनरेट किया जा सके। ठीक, ये वाली चीज़, उनकी कायाकल्प को पलटा जा सके, फिर से मतलब उनमें जान डाली जाए, ये वाली बात है। और द अप्रूवल जो है इसको मीटिंग में दे दिया गया आपकी, किसमें मीटिंग हुई, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ये स्कीम आती है, वहाँ पे मीटिंग हो रही थी। अच्छा, ये कौन सी जो है प्रदूषित रिवर है ये जानना जरूरी है। भेला, ढेला, किच्छा, कोसी, नंदनौर एंड पिलाखार। ठीक, तो भेला ढेला तो याद ही हो गया, भेला ढेला, किच्छा कोसी, नंदहोर और पिलाखार, ये जो है नदियां हैं, उत्तराखंड में है जहां, और कुमाऊं रीजन में है जहां पे ये जो है आपकी अभी इनको साफ किया जाएगा। ठीक, प्रोजेक्ट जो है रिलेट करेगा कि आपका किस तरीके से अवरोधन और मोड़ वाले जो है आपके वो होते हैं, डाइवर्जन होते हैं, इंटरसेप्शन डाइवर्जन, मतलब जैसे ये जा रही है नदी तो उसको जो है यहाँ से अवरोध बना के फिर उसको जो है मोड़ दिया, मान लीजिए थोड़ा सा इधर, और फिर इसको ले आके वापस जोड़ दिया इसी नदी में। तो ये सब अवरोध और ये डाइवर्जन होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, ये सबसे जो प्रोजेक्ट हैं इसको जोड़ा जाएगा स्कीम को, और इनको सही किया जाएगा। ठीक, और जो पोल्यूटेड स्ट्रेच हैं आपके उत्तराखंड में उनको कवर कर लिया गया है, जो भी पोल्यूशन को खत्म करने वाले प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत। ठीक, इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे यही है कि ये कंप्रिहेंसिव यानी बहुत ही जो है व्यापक रूप से कीचड़ प्रबंधन व्यवस्था यानी कि स्लज मैनेजमेंट अरेंजमेंट किया जाएगा, और प्रोविज़न ये भी किया जाएगा जो सेप्टेज होता है इन ऑल STPs, ठीक, वहाँ पे को ट्रीटमेंट किया जा सके। ठीक, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में आपका जो है जो भी को ट्रीटमेंट होना चाहिए सेप्टेज का, एक साथ कर लो कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है, ये इम्प्लीमेंट किया कौन करता है, नेशनल काउंसिल फॉर रिजर्वेनेशन। ठीक, जो आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है इसको कार्यान्वित कौन करता है, नेशनल काउंसिल फॉर रिजर्वेनेशन प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, इसको जो है शॉर्ट में नेशनल गंगा काउंसिल भी बोला जाता है। ठीक, राष्ट्रीय गंगा परिषद भी बोला जाता है। ये मिशन जो है 12 अगस्त 2011 को चालू किया था, और ये एक सोसाइटीज़ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका 1860 वाली। मिशन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है नेशनल गंगा काउंसिल के अंतर्गत आता है, और इसको स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स जो हैं, कौन कौन सी स्टेट हैं ये भी ध्यान रखना, हो सकता है यही पूछ ले कौन कौन सी स्टेट, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल आते हैं। कितने टोटल हुए बताइए तुरंत, ये चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है उड़े देश का आम नागरिक उड़ान। ये सिंपल सा ये है कि पूरे भारतवर्ष में जो है आपके जो भी जो है आपका ये ज़्यादा एरिया अगर आपको लग रहा हो तो समझ लीजिएगा भारत ने कब्जा लिया है, मजाक कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है कि कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे दिल्ली, बेंगलोर, ठीक, आपका चेन्नई हो गया, आपका मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब तो कनेक्टेड है, यहाँ बढ़िया बढ़िया जो है एरोप्लेन के जरिए लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जो टूरिज्म के मामले से या फिर कुछ और जो है कार्गो ले जाना है, वहाँ पे सामान जो है लाना ले जाना है, तो उनकी छोटी जगहों को भी जोड़ो, वहाँ के लोग भी जो है आसानी से कनेक्टिविटी अच्छी हो सके, तो इसको रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। क्या नाम है, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, मतलब जो कॉमन मैन है वो भी, जैसे उस समय के जो मंत्री थे उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि देश का जो है व्यक्ति जो चप्पल पहनता है ना वो भी जाके एरोप्लेन में से वो कर सके, सफ़र कर सके। ठीक, आपका जो है हिंदी वाला सफ़र, तो ये वाली चीज़ है, तो ये स्कीम उसके लिए बनाई गई है। वहीं ये स्मॉल सिटी और मेट्रो को जोड़ा जाए, गवर्नमेंट ने अभी कुछ नई फ्लाइट भी इसमें अनाउंस करी। ठीक, आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी जो नए बने एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने इसको अनाउंस किया है। नरेंद्र सिंह तोमर जी भी थे, और MP में ये खास तौर पे किया गया है। ठीक, और ये काफ़ी मेजर बूस्ट है सरकार का, केंद्र सरकार का उड़ान स्कीम के लिए। और इसमें क्या है, रिमोट एरिया जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उनको ट्रैवल करना आसान होगा, ये वाली चीज़ है। और इसमें देखो एक चीज़ है कि नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो ज़्यादातर कनेक्टेड नहीं है, तो उसको भी काफ़ी फ़ायदा होगा इसमें। ठीक, उड़े देश का आम नागरिक RCS यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, और इसमें ये है कि जो आम नागरिक है वो कंट्री को एयर के जरिए जो है ट्रेवल कर सके। होता था ना कि हवाई जहाज़ में बैठना का सपना होता है यार कई लोगों का, वो सपना पूरा करने के लिए जो है ये उड़ान स्कीम लाई गई है। और इसके थ्रू जो है समावेशी जो है भारत की राष्ट्रीय जो है आर्थिक जो है विकास हो सकता है, जॉब भी बनेगी जो हर स्कीम में होता है, आपको मालूम है। एयर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा इंडिया के स्टेट्स में। ठीक, और नियरली जो हाफ सीट्स होती हैं, मान लीजिए 100 सीटें हैं किसी फ्लाइट में,
तो 50 सीटें तो भाई साहब इसमें सब्सिडाइज्ड होती हैं, मतलब अनुदानित होती हैं, कुछ ना कुछ उसमें सब्सिडी दी जा रही है। मान लीजिए उसकी जो कीमत है वो 3,000 रुपये, तो गवर्नमेंट कहेगा यार इतना नहीं अफोर्ड कर सकता आम आदमी, हम इसको सब्सिडी दे देंगे। ठीक, जो भी मतलब कंपनी है जो एरोप्लेन वाली है उसको कहेंगे कि भैया एक काम करो 1500 हमसे ले लो, तुम जो है जो आम नागरिक है उससे 1500 ही रुपये लो। तो ये सब्सिडाइज है, आधी सीटें तो सब्सिडाइज होती हैं, ये कह रहा है। दूसरी बात, इन्होंने गवर्नमेंट भी कुछ करेगी ना, नहीं तो प्राइवेट कैरियर है वो चलेंगे नहीं, उनका प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये वाली बात है। ठीक, तो इसमें क्या है, एक तो सब्सिडाइज फेयर हो जाते हैं, दूसरा है वायबिलिटी गैप फंडिंग। मान लीजिए उन्होंने कह दिया, मना कर दिया यार हम नहीं उड़ा पाएंगे यार, क्योंकि यहाँ से जो है इतना मतलब हमने कनेक्टिविटी दे तो दी, 100 सीटें थी उसमें भर्ती ही 10 हैं, तो हम क्या करें यार। आप तो मतलब मान लीजिए उसमें 3,000 के 3,000 भी हमें रुपए मिल गए, तब भी 90 सीटों का तो नुकसान है ना। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझो, तो उसमें क्या होता है कि वो कहेंगे कोई बात नहीं है, वायबल तुम्हारा हम रखेंगे, मिनिमम वायबिलिटी आपका प्रॉफिट निकल जाए, आपको क्या चाहिए। तो वो कहेगा मान लीजिए कंपनी वाला कि यार 60 लोग तो होने चाहिए 100 में से, तो कहेंगे ठीक है चिंता ना करो, हम करेंगे ना, हम फंडिंग करेंगे। अगर 10 ही लोग बैठ रहे हैं तो 50 का और का हम कर देंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। अब ये मत कर देना कि 100 के जो है 100 के 100 में पैसे हमसे ही दे दो, ये वाली बात है। ठीक, और ये जॉइंटली फंडेड है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लोग फंड करते हैं, और ये 10 साल तक चलेंगे और आगे हो सकता है इसको एक्सटेंड भी कर दिया जाए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है किसान सारथी संबंधित। देखो ऐसा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये इंडिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर रिसर्च से संबंधित है। मेन चीज़ यही है जिसको कहते हैं कि फ्रॉम लैब टू फार्म मतलब जो है खेत। ठीक, तो लैब में क्या होता है कि अच्छी से अच्छी फसल की सीड्स बनाओ, रिसर्च करो, क्या मतलब फसल कौन से जो है माहौल में, कौन से वेदर में, क्लाइमेट में कौन सा फसल किस वैरायटी का करना चाहिए, या उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, ये सब कुछ जो रिसर्च करता है ना वो ICAR ये करता है। ठीक, और ये रिसर्च करके जो है किसानों तक, फार्म तक, खेत तक पहुंचाने का काम जो है, इसी को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन या फिर जो है कृषि विस्तार। ठीक, और इसमें जो है ICAR का एक बहुत बड़ा रोल है, और इसी में किसान सारथी जो है एक और फैसिलिटेट करने के लिए जो एक स्कीम लाई गई है। स्कीम क्या है, पोर्टल है। यहाँ पे क्या है कि फार्मर को पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। ठीक, कि भैया आप मतलब आप जैसे खरीफ सीजन है तो आप राइस बो, कोई ये नहीं कहेगा कि भैया पैडी की जगह आप जो है गेहूं बोने लगो। तो ये सारी जैसे छोटी छोटी जानकारी ना जो बहुत सब लोग जानते हैं, वैसे और भी जानकारी आपके जगह के, उसकी वहाँ की मृदा के हिसाब से, सॉइल के हिसाब से, क्लाइमेट के अनुसार जो है आपको सारी जानकारी मिलेगी। किसान का जो सारथी बनेगा ये वाला पोर्टल, किसान की इनकम बढ़ेगी, वही सारी बात है। किसान चाहे तो पर्सनल गाइडेंस भी ले सकता है, इसमें जाके फोन वोन करके पूछ सकता है कि भैया ये जो है हमारा यो फसल लगाए जा रहे हैं हम, अब इस फसल में यहाँ हम डाल दिया उर्वरक इतना जो है नाइट्रोजन डाल दिए, इतना डाल दिए इतना वो, अब बताओ क्या किया जाए। तो इस तरीके से मतलब पर्सनल गाइडेंस भी आपको वहाँ पे मिल सकती है। ठीक, तो ये अभी जो 93 जो इसका फाउंडेशन डे था उस दिन इसको किसान सारथी पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हमारे एग्रीकल्चर मंत्रालय मंत्री हैं, और अश्विनी वैष्णव जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के वो हैं मंत्री हैं, उन्होंने किसान सारथी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ताकि सही इंफॉर्मेशन जो है आपका सही समय पर और सही लैंग्वेज जो भी फार्मर चाहता है उसको मिल सके। ठीक, सही इंफॉर्मेशन सही समय पे, क्योंकि एग्रीकल्चर में बड़ा खेल होता है यार, आपका मतलब समय भी सही होना चाहिए। बहुत किसानी इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है कि टैक्स फ्री नहीं है, अरे सब पैसा खा जाते हैं, ऐसा नहीं है यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। किसानी अगर आपने कभी जो है कुछ फावड़ा चला के या जो है कभी कुछ एक पौधा घर में तुम उगा के देख लो यार, तुम्हें मतलब पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक, तो किसान सारथी प्लेटफॉर्म के बारे में अगर जाने तो ये सही इन्फॉर्मेशन सही समय पे सही लैंग्वेज में फार्मर्स को पहुंचाना है, फार्मर को सशक्त बनाना है, उसको टेक्नोलॉजिकली जो है इंटरवेंशन डाल के फार्मर को रिमोट एरियाज़ में भी सही से सही इन्फॉर्मेशन मिल सके, यही सारी चीज़ें हैं। इसमें जो है हस्तक्षेप रहेगा ICAR के अंतर्गत ही एक आता है कृषि विकास केंद्र। ये वही ऐसे केंद्र हैं जहाँ पे जो है किसान अपना जो है पर्सनली जाके पूछ के सारी चीज़ें कर सकता है। इसमें मेन एम यही है कि सपोर्ट करो एग्रीकल्चर को उनके वहीं स्थानीय जगह पे, और ताकि जो है नेशनल पर्सपेक्टिव रखना चाहिए ताकि सबको जो है इसमें मदद मिले। और मेन यही है कि लोकेशन स्पेसिफिक किसी जगह के विशेष के अनुसार जो है आप इंफॉर्मेशन दो फार्मर को, ताकि जो है कृषि का विस्तार हो सके, शिक्षा बढ़ सके और अनुसंधान भी हो। अब देखो
आईसीआर करेगा कुछ, उसने मान लीजिए एक्सपेरिमेंट किए उसको, फिर जब तक ग्राउंड लेवल पे नहीं लाएगा तो उसे क्या पता चलेगा कि कैसे काम कर रहा है। चाहे कुछ भी कर लो, लैब जो है वो खेत या फिर ग्राउंड लेवल को तो नहीं वो कर सकती ना हर समय इमिटेट, मतलब उस तरीके से माहौल रहे ना रहे, ग्राउंड पे लेवल बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अपनी इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें ये बताता है, कौन सी क्रॉप करो, किस समय करो, कितना करो, ये सारी चीज़ें। कृषि विकास केंद्र जो है ये एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का ही सेंटर है और ये एक इंटीग्रल एक एकीकृत पार्ट है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम का। और ये यूजली जो है जो स्थानीय लोकल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है, मान लीजिए आप पटना में रहते हैं तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी उसी से ये जो है किसान विकास कृषि विकास केंद्र जुड़े होंगे और वो जो है स्थानीय जगह पे जो है वहाँ पे लोग जाके अपना पूछ भी सकते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। किसान सारथी इसको और ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ा देगा, ये वाली चीज़ है। आईसीएआर जो है ये आपको फार्मर और एग्रीकल्चर रिसर्च को जोड़ता है, ये बीच में है ये, ठीक, प्रैक्टिकल लोकलाइज सेटिंग में। और जो केवीके का जो उद्देश्य है कि भैया एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए और जो किसान है उसकी कैपेसिटी बढ़ाओ, ठीक, ऐसे मूल्यांकन करो और फिर प्रदर्शन करो, ठीक, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कराओ। जो भी कृषि है, जो कृषक है सॉरी, जो फार्मर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी का जो है अनुकूल बनवा दो, उनकी क्षमता बढ़ाओ, उनका जो है नॉलेज और रिसोर्स सेंटर बढ़ाओ, तभी तो क्या हो पाएगा, आपका सतत जो है कृषि का विकास हो पाएगा। आईसीएआर जो है एक स्वायत्त संस्था है जो कि समन्वय बैठाती है एग्रीकल्चर एजुकेशन रिसर्च के बीच में। ये किसको रिपोर्ट करती है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत। और यूनियन मिनिस्टर जो है इसका प्रेसिडेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो है आपका किसका, आईसीएआर का प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक। और इसका ये लार्जेस्ट नेटवर्क है एग्रीकल्चर के रिसर्च में जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पूरी वर्ल्ड में, ठीक। जो एक्स्ट्रा टॉपिक आज का है वो है हबल दूरबीन या फिर हबल टेलीस्कोप। नासा, देखो हम लोगों ने पीछे इसको कवर भी किया था, आप लोग को याद होगा। हबल ये एक स्पेस टेलीस्कोप है, बहुत, इसीलिए देखो क्या है कि अर्थ का जो वायुमंडल होता है उसमें जो है काफ़ी जो है कण-वण होते हैं तो सही से दिखता नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि हम एक काम करते हैं, अगर हमें अंतरिक्ष को देखना ही है दूरबीन से तो स्पेस में डाल दो, वायुमंडल में जो ये सब होती है ना कि दिखता नहीं है साफ, आप अगर स्पेस में कर दोगे तो और अच्छा दिखेगा। और ऐसा हुआ भी, इस स्पेस में जो टेलीस्कोप लगाया गया इसका नाम हबल स्पेस टेलीस्कोप बोला गया, स्पेस टेलीस्कोप। इसने क्या क्या चीज़ें करी ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। अब इस टेलीस्कोप में क्या हुआ था, अभी पीछे उन्होंने कवर भी किया था कि इसमें जो है कुछ ग्लिच आ गया था, कुछ गड़बड़ी आई गई रहे, तो अब उस गड़बड़ी को जो है सही करने के लिए जो है साइंस वर्क इसमें रोक दिया गया था, ठीक, करीबन 1 महीने के लिए। और जो माल फंक्शन है उसको सीरियस में जोड़ा गया था, मतलब पूरे दशक में देखा जाए तो काफ़ी सीरियस जो है इसमें गड़बड़ी आई थी। और करंटली अभी सेफ मोड में चल रहा है। सेफ मोड में क्या होता है कि जो भी बहुत ज़रूरी वाली चीज़ें नहीं हैं उनको अभी बंद कर दो, ठीक, बाकी जो ज़रूरी वाली चीज़ें उनको चलने दो, बस मिनिमम उस पर चलाओ, सेफ मोड इसे कहते हैं। और अभी जो रिपेयर है वो ठीक ठाक हो गया है और कई दिन लगे, अब स्पेसक्राफ्ट जो है वापस से मतलब नॉर्मली ऑपरेट करने लगेगा, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। हबल टेलीस्कोप जो है ये 1990 में लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा और मदद इनकी जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी की थी, ठीक। और इसने 15 लाख ऑब्जर्वेशन दिए, 18,000 रिसर्च पेज पर, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसका जो नाम है वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, आपका खगोलविद थे, एडविन हबल, उनके नाम पे रखा गया है। इन्होंने पहला जो है मेजर ऑप्टिकल टेलीस्कोप को जो है अंतरिक्ष में रखा था और इसकी वजह से जो एस्ट्रोनॉमी जो है खगोल विज्ञान है इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉन्चेस हुए, ठीक, कुछ इस तरीके का दिखता है ये आपका। और हबल टेलीस्कोप जो है काफ़ी बड़ा है टेलीस्कोप हमारे अंतरिक्ष में, इसको नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिल के इसको बनाया है, ठीक। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। साथ ही साथ जो हबल है ये एक अकेला टेलीस्कोप है जिसको जो कि मतलब सर्विस किया जा सकता है स्पेस में बाय एस्ट्रोनॉट, मतलब एस्ट्रोनॉट जाते हैं हबल टेलीस्कोप में वहीं पे अंतरिक्ष में और वहीं जाके इसकी सर्विसिंग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कार में कुछ खराब होता है या फिर कार की रेगुलर सर्विसिंग होती है, वैसे इसकी भी सर्विसिंग वहीं स्पेस में ही हो जाती है, इसको ज़मीन पर नहीं लाते हैं, ये वाली बात है। हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है पूरे अर्थ का ऑर्बिट जो है 95 मिनट में कर लेता है, काफ़ी तेज़ घूम रहा है, ठीक, रिवॉल्व कर रहा है। हबल दूरबीन की उपलब्धियां अगर देखा जाए तो तारे का जो है किस तरीके से जन्म होता है, गैस और जो है डस्ट की वजह से, ये सबको देखा गया। 6 गैलेक्सी को इसने मर्ज होते हुए देखा है, आपका जो है आकाश गंगाओं
को जो है मर्ज होते हुए देखा है, एक दूसरे में विलय होते हुए देखा है, काफ़ी बड़ी बात है। प्लूटो के मून भी हैं, ये इसने देख के बताया हमें। और कई सारे जो है जो ब्लैक होल्स होते हैं वो किस तरीके से जो इमर्ज होते हैं उसके बारे में भी हमें हबल स्कोप ने बताया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा ये। देखिए 19 जुलाई 2021 को हमारा जो डेली यूपीएससी में जीएस आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस है, आज का क्वेश्चन जो है काफ़ी खतरनाक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हाट इज़ द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब तो मैंने आज ये पढ़ाया भी, तो आप लोगों के पास कंटेंट की कमी तो नहीं, बस प्रेजेंटेशन और बढ़िया से लिखने की कोशिश करिएगा। और ये किस तरीके से हमारे, अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये कई लोग को नहीं समझ में आएगा, आज मैं बताऊंगा भी नहीं, ठीक है ना। अब काफ़ी दिन हो गए, 64 दिन हो गए, तो अब आप लोग को जो है ये चीज़ें आनी चाहिए। हाउ इट इम्पैक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। ठीक, इसमें डायरेक्टली आरक्षण नहीं पूछ रहा है, कुछ और भी चीज़ें हैं, देख के समझ के फिर लिखिएगा। 103वां जो है संविधान संशोधन किया है, यह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कैसे प्रभावित करता है। तो इसी के साथ में हम लोग आगे अपने कॉमन का IAS PCS यानी कि किस तरीके से प्रीलिम्स के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए, उसकी एक झलक यहाँ पे हम लोग देखते हैं। किन चीज़ों पे ध्यान दो, क्या ट्रिक्स लगाओ, क्या एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सारी चीज़ें। देखिए कोवी होम करके एक जो है चीज़ आई है, उससे रिलेटेड कुछ कथन यहाँ दिए गए हैं, आप लोग बताना कौन सही है। देखिए भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्ट है, RNA टेस्ट किट माना जाता है। क्या ये सही है स्टेटमेंट की गलत है? इस आर्टिफिशियल, इसमें मतलब क्या है कि जो कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है उसके जरिए कोविड-19 की टेस्ट किट बनाई गई है ये, ठीक। और इसमें 30 मिनट में ही, चाहे सिम्टम आ रहे हो चाहे सिम्टम ना आ रहे हो, तब भी 30 मिनट में ही जो है आपका दे देगा, इन दोनों के लिए ही। तो काफ़ी तेज है यार। और इसको जो है किसने डेवलप किया है? इसको डेवलप किया IIT कानपुर में है। नहीं, IIT कानपुर ने नहीं किया, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। एलिमिनेशन मेथड तो आपको पता चल जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक। IIT हैदराबाद ने इसको किया है और इसकी एफिकेसी जो है प्रभाव करता है, काफ़ी अच्छी है। अगला जो हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, वो है ग्रेन ATM। मतलब जो अनाज है वो ATM से निकलेगा, समझ में आया? ग्रेन ATM इसे कह रहे हैं। कौन से स्टेटमेंट गलत है? गलत है या फिर कई सारे स्टेटमेंट गलत हैं कि एक गलत है, ये देखा है यहाँ पे। देखिए एक नई मशीन इंस्टॉल करी गई, इसमें 70 किलो तक का ग्रेन मिल जाता है आपको, आप निकाल सकते हो 70 किलो तक का 5 से 7 मिनट में। और ये ग्रेन ATM जो है ये ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी, ऐसा नहीं सिर्फ इसमें गेहूं ही है या फिर सिर्फ चावल ही है, कई सारी कमोडिटीज होती हैं। ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन है, ATM ऑटोमेटेड है, खुद से आप पैसा डालो उतना और ग्रेन चूज कर लो, उतना निकल आएगा ये। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको जो है भारत का पहला ग्रेन ATM अभी भोपाल में लॉन्च किया है। तो देखिए तीसरा वाला गलत है, एक्चुअली हरियाणा गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला ग्रेन ATM लॉन्च किया गुरुग्राम में, और ये जो है पायलट बेसिस पे, मतलब सिर्फ अभी कुछ कुछ जगह पे किया जाएगा। वहाँ पे देखते हुए किस तरीके से क्या कमियां आ रही, क्या चैलेंजेस है, क्या प्रमोशन है, क्या मतलब बेनिफिट हो रहा है, उसको आगे और बढ़ाएंगे, विस्तार करेंगे। फाइनली अभी मतलब जो है ये पायलट प्रोसेस है, ठीक। तो इसी के साथ में हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए और शेयर सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हमारा जो ये मिशन है वो कंप्लीट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन करा के। UPSC और EPFO का हमारा जो है पेड ग्रुप चल रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9693066089 पे कॉल कर सकते हैं आप। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम। खूब पढ़िए, सुरक्षित रहिए।